हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी की वर्कशीट नंबर 3, ठीक है। और डेट रहेगी आपकी 13/4/2021, ठीक है। तो आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस, आपका जो फ्रांस है वो गणतंत्र कैसे बना। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर लोकतंत्र हो, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ जनता का शासन हो। तो यानी कि जो फ्रांस था वहाँ पर एक राजा का शासन था जिसका नाम था लुई 16। पर लुई 16 ने एक गलती कर दी थी, और वो गलती करी थी कि उन्होंने कर बढ़ाने के लिए एक बैठक बुलाई, एस्टेट की बैठक। और उस बैठक में उन्होंने तृतीय एस्टेट की बात ना मानकर अपनी चलाई। और फिर बाद में क्या हुआ वो तो सबको पता ही है कि अब उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, जो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। देखो, आज की जो वीडियो है ना वो आई है एसएसटी की हिस्ट्री के, ठीक है। जबकि एसएसटी की हिस्ट्री की बुक है ना उसके चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। हिस्ट्री के एसएसटी की बुक के चैप्टर नंबर 1 से ये वीडियो आई है। और अगर आपको इस चैप्टर को पूरा समझना है तो आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एक लिंक होगी पार्ट 1 की और एक लिंक होगी पार्ट 2 की, ठीक है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में दोनों वीडियोस को देखना, और आप जो है ना फर्स्ट चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ जाओगे, और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। ओके, तो शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। और आपको हेडिंग दिख रही होगी, फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। कैसे बना, ये इसी बात को हमें पता करना है, ठीक है। कि फ्रांस में आखिर जो लुई 16 है उसको कैसे ख़त्म हुआ, ठीक है। और कैसे जो है गणतंत्र वहाँ पर आया। तो चलो इस बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। और हम जो है ना प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। और प्रश्न उत्तरों के द्वारा ये समझ लेंगे कि क्या क्या हुआ था पूरी वर्कशीट में, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यार प्रश्न उत्तर से कैसे समझा देगा, तो वो मेरा काम है, ठीक है। आप लोग बस समझते रहो। तो एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे अच्छे दिखाई दे, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में फोकस करेंगे। ये हो गया। तो फ्रांस की सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था यानी एक समान व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। जहाँ एक समान व्यवस्था नहीं होती वहाँ सामंती व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। तो फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब हुआ, यानी कैसे हुआ। तो आंसर थोड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 अगस्त 4 अगस्त 1789 को, ठीक है। थोड़ा मेरे को हिंदी में गिनती बोलने में परेशानी होती है। तो 4 अगस्त 1789 को, ठीक है, ये डेट याद रखना, को एक आदेश द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक कर, आपको याद होगा ना, चर्च चर्च एक तीसरे एस्टेट से, ठीक है। चर्च जो था वो तीसरे एस्टेट से, आपको याद होगा कि फ्रांस 3 एस्टेटों में बटा हुआ था, और जो तीसरा एस्टेट था वो सबसे गरीब था। तो जो तीसरा एस्टेट था वो चर्च को टाइड, ठीक है, एक टाइड करके कर आता था, वो कर दिया करता था। और राज्यों को टाइल नामक कर तीसरा एस्टेट अदा करता था, क्योंकि पहले और दूसरे, जो पहला और दूसरा एस्टेट था उसे कर नहीं देना पड़ता था, ठीक है। कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, ठीक है। तो 4 अगस्त 1789 को एक आदेश पारित हुआ, और उस आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया, ठीक है। धार्मिक करों का अंत कर दिया गया, और चर्च की संपत्ति समाप्त कर दी गई, ठीक है। चर्च की संपत्ति समाप्त कर दी गई। हालांकि आपका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है, बट आपको ये पूरा लिखना है ताकि आप एक यूनिक आंसर निकाल सको, ठीक है। और थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये एसएसटी है, और एसएसटी में छोटे आंसर आप नहीं दे सकते। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ है। तो 1789 को नेशनल असेंबली ने एक संविधान को पारित किया। आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली जो तृतीय एस्टेट के लोग थे उन्होंने ही नेशनल असेंबली बनाई थी, ठीक है। तो 1791, ठीक है, 1791 को नेशनल असेंबली ने एक संविधान पारित किया था। और इसके प्रारूप, जिसके द्वारा सम्राट की शक्ति हो, ठीक है, नए संविधान का प्रारूप पूरा किया था, ठीक है। प्रारूप पूरा किया था यानी उसे बना लिया था। और उस प्रारूप में उन्होंने बताया कि सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने 8th क्लास में इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। तो देखो, 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, और उस प्रारूप के अनुसार
सम्राट की शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा गया और वो 3 हिस्से थे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हमने करे थे 2 क्वेश्चन, जब करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरा देखो हाथ से लिखता हूँ तो थोड़ी बहुत परेशानी हो ही जाती है। ठीक है, तो नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौमिक यानी सभी वयस्क, वयस्क का मतलब होता है 18 साल या फिर उससे प्लस के लोग। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, ये तीनों में पढ़ाया गया था। मताधिकार यानी वोटिंग से किस प्रकार अलग है, यानी हमें बताना है, पहले क्वेश्चन को समझो कि नेशनल असेंबली ने जो कानून पारित किया था उसके अनुसार वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग है, तो हमें यही बताना है। तब देखो, नेशनल असेंबली के द्वारा वोट देने का अधिकार केवल वैसे पुरुषों को था जो 26 वर्ष से अधिक के थे और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक है, नेशनल असेंबली के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो कि 25 साल से उम्र से अधिक हो और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो, कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, जो सरकार को दिया जाता है, उन्हें ही सक्रिय नागरिक कहा जाता था। सक्रिय नागरिक मतलब उन्हें ही वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, तो यही नेशनल असेंबली ने हमें बताया था। अब हमें बताना है कि ये आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो चलो बताना स्टार्ट करते हैं। तो ये आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अलग है क्योंकि इसके अनुसार 18 वर्ष, ठीक है, अब देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या कहता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति या स्त्री, ठीक है, देखो इसके अंदर स्त्रियां भी आ जाती हैं, ठीक है, फीमेल भी इसके अंदर आ जाती हैं, बट इसमें सिर्फ मेल ही वोट दे सकते थे। ठीक है, और वो 25 वर्ष से अधिक होने चाहिए, पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो कितने बड़े इसमें देखो बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है, नेशनल असेंबली का जो कानून था उसके अनुसार सिर्फ पुरुष ही वोट दे सकते हैं और वो 25 साल से ऊपर के होने चाहिए और कम से कम 3 दिन का कर चुका है। ठीक है, परंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार आपको बस 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है, फिर चाहे आप महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बता दिया अपना तीसरा क्वेश्चन। अब बताते हैं चौथा क्वेश्चन, आप उतार लेना इसे। ठीक है, आपको उतारना होगा। तो अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। ठीक है, जैकोबिन क्लब, इसके बारे में ये देखो पूरी डिटेल मैंने बता दिया। ठीक है, इस क्लब के सदस्य कौन कौन लोग थे, तो चलो बताते हैं। तो सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के राजनीतिक, देखो ये बात है 1791 की। ठीक है, ये बात है 1791 की, जब नेशनल असेंबली पारित हो गई। उस समय क्या था कि लोग ना अपना एक समूह बनाया करते थे। ठीक है, लोगों द्वारा अपना एक समूह बनाया जाता था और उन समूहों में लोग आपसी कार्यों के बारे में डिस्कस किया करते थे। ठीक है, उनके द्वारा ये सब बताया जाता था कि हाँ ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है। ठीक है, ऐसे कई सारी पार्टियां बन गई। ठीक है, ऐसे कई सारे लोगों का गुट बन गया। ठीक है, किसी का नाम फलाना, किसी का नाम ढिकड़ा पड़ा। ऐसे ही एक ग्रुप था जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, जैकोबिन क्लब, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा वाला क्लब था। ठीक है, और इस क्लब में सबसे महत्वपूर्ण लोग थे। ये लोग भले ही सबसे गरीब थे। ठीक है, ये लोग भले ही सबसे गरीब थे पर इनका दिमाग काफ़ी ऊपर था। ठीक है, थे गरीब पर दिमाग ऊपर था। ठीक है, जिस कारण से ये सबसे बढ़िया क्लब था। अब इसी क्लब के नेता के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें, ठीक है, ये जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। देखो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और भी आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, जो आपके कईयों ने कई सारी किताब लिखी थी। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। तो उन सब चीज़ों को आपको देखना है क्योंकि वो सब आपके मिड टर्म, ठीक है, अभी जो मेरा मिड टर्म हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है, तो आपको उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। तो आप उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसे देख लेना। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो हो तो रही है ना। हाँ चलो सही है ना, मैं बोलता रह गया और वीडियो हो ही ना रही। ठीक है, तो उनका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ठीक है,
आप चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो, बट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके सदस्य कौन कौन से लोग थे। तो मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे मजदूर, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। देख लो, इस क्लब में बहुत ही छोटे छोटे लोग थे, पर उनके पास दिमाग काफ़ी हाई पावर का था, जिस कारण से ये क्लब काफ़ी चर्चा वाला क्लब था। तो ये हो गया आपका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लेना। और ये रहा आपका लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। तो फ्रांस गणतंत्र कब बना, ठीक है, तो 21 सितंबर 1792, ठीक है, आपका 21 सितंबर, ठीक है, सितंबर, और आपको याद करना है 21 सितंबर 1792, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस गणतंत्र कब बना, मेरे पीछे बोलना, फ्रांस गणतंत्र कब बना, 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792, ठीक है। क्या हुआ था इस समय, फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ था और फ्रांस गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। फ्रांस गणतंत्र कब बना, 21 सितंबर 1792, ठीक है। फ्रांस गणतंत्र कब बना, 71 सितंबर 17, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सॉरी, ठीक है। तो फ्रांस गणतंत्र कब बना, 21 सितंबर 1792 को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फ्रांस गणतंत्र कब बना, 21 सितंबर 1792 को, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने भाई के चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।